डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की बुक है ये कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 में भारत की जो जलवायु उसके बारे में, वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि हम जो है हमारे आसपास लोगों को बात करते हुए सुनते हैं मौसम के बारे में कि आज मौसम कैसा है, या टीवी के अंदर भी हम या देखते हैं मौसम के बारे में, या दूसरों के भी इस संबंध में बात करते हुए समाचार पत्रों में सभी जगह हम मौसम के बारे में सुनते हैं कि मौसम कैसा है। तो मौसम का मतलब यहाँ क्या है कि मौसम जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडल में प्रतिदिन जो भी परिवर्तन होता है उसको हम मौसम कहते हैं। और इसके अंदर तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि जो तापमान है, डेली जो तापमान होता है, या वर्षा होती है, या सूर्य की जो विकिरण है उसमें जो परिवर्तन होता है इसको हम इसमें शामिल करते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मौसम जो है कभी ठंडा होता है और कभी गर्म होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी वर्षा होती है। तो आपने ध्यान दिया हो कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो वो गर्मी का मौसम होता है, उसमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती और ठंडे पदार्थ हम खाना पसंद करते हैं। कई बार इसके विपरीत क्या होता है कि जो मौसम है वो बहुत ठंडा होता है, यानी कि हमें ठंड लगती है, ऊनी कपड़े उस टाइम हमें आवश्यकता होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ठंडी तेज हवाएं चलती है। तो ऐसे मौसम को हम सर्दी का मौसम कहते हैं। और जब गर्म हवाएं चलती है तब हम उसको गर्मी का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 ऋतुओं के अंदर बांटा गया है। ठंड का मौसम जिसको सर्दी कहते हैं, गर्म मौसम जिसको गर्मी, और मानसून का जो मौसम होता है उसको वर्षा का ऋतु माना कहा गया है। और यहाँ आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि लौटने का जो मौसम है, मानसून के जो लौटने का मौसम है उसको हम यहाँ पर कहते हैं शरद मौसम कहते हैं। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं इसी में कि जो हमारा जो ये मौसम है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसी को हम आगे देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक जो मौसम रहता है ठंडा, उसको हम सर्दी का मौसम कहते हैं। और मार्च के से लेकर मई तक जो गर्म मौसम रहता है उसको हम गर्मी का मौसम कहते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर जो जून से सितंबर तक जो मौसम रहता है जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्षा का मौसम। और अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का जो मौसम है उसको कहते हैं शरद का मौसम या शरद ऋतु कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा जो भारत का जो मौसम है उसको 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर इसके जो महीने हैं, किस महीने में सर्दी का मौसम, किस महीने में गर्मी का मौसम पड़ता है, उसको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो एक बार और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सर्दी का मौसम है वो दिसंबर से फरवरी चलता है, गर्मी का मौसम मार्च से मई, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, और शरद जो ऋतु है या मानसून के लौटने का जो मौसम है वो अक्टूबर नवंबर में होता है, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। अभी इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे सभी ऋतुओं को। शीत ऋतु क्या होता है, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, यानी कि शीत ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर तापमान कम होता है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से पृथ्वी को तापमान अधिक प्राप्त होता है और गर्मी का महसूस होता है। दिन के समय जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क पवनें बहती है, जिनको स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। राजस्थान में ये मुख्यतः बहती है। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा नंबर, जो कि है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का जो मौसम है उसको।
यह मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, यानी कि ये जो मौसम है वो क्या है कि मानसून के आगे बढ़ने का या स्थल भाग की ओर बढ़ने का मौसम है। इस समय पवनें जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये जो मौसम होता है इसमें बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से पवनें स्थल भाग की ओर, भारत की ओर के स्थल भाग की ओर बहती है और अपने साथ ये नमी लेकर आती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है, किसी अवरोधक से टकराती है, तब वर्षा होती है और इसी मौसम को हम कहते हैं वर्षा का मौसम या वर्षा ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th नंबर पे मानसून के लौटने का मौसम, जिसको हम शरद ऋतु भी कहते हैं। यानी कि ये जो मानसून के लौटने का मौसम है, इसमें क्या होता है, पवनें कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से स्थल भाग की ओर बहती है। तो इस समय पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है, यानी कि शरद ऋतु होती है। और इस समय भारत के दक्षिणी जो भाग है, विशेषकर तमिलनाडु तक और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होती है, वर्षा होती है। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जो होती है, कोई भी स्थान है और उसके लंबे समय तक अनेक वर्षों की जो मौसम रहता है, उसकी औसत दशा को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु के मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी कि भारत की जो जलवायु है उसको कैसी जलवायु माना गया है, मानसूनी जलवायु माना गया है। और मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। यानी कि जो मानसून शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और ये भारत के मौसम से लिया गया है। जो ये अरबी भाषा का जो शब्द है उसके मौसम नाम का जो वर्ड है उससे मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, मौसम का अर्थ ही मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण, यानी कि जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर या जो भी अर्थ है उस पर भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होती है और यहाँ पर अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत के कृषि वर्षों पर, कृषि जो है वो किस पे निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, यानी कि अगर मानसून अच्छा होता है तो वर्षा भी पर्याप्त होती है और वर्षा पर्याप्त होने पर प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होता है। आगे इसी क्रम में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जलवायु है वो किस तरह से प्रभावित होती है या परिवर्तित होती है। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति किस पर निर्भर करती है, स्थिति पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर निर्भर करती है और समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी जलवायु, किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है, स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। यानी कि जो भारत की जलवायु है उसमें हमें क्षेत्रीय विभिन्नता, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग जलवायु पाई जाती है। भारत का जो मरुस्थल है उसमें स्थित जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर के जो द्रास और करगिल वाले जो बर्फीली ठंड पड़ती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ की जलवायु ठंडी पाई जाती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम होती है, क्योंकि समुद्र तल के पास में होते हैं और समुद्र तल के पास में होने की वजह से, समुद्र के पास में होने की वजह से यहाँ जो मौसम है वो मध्यम बना रहता है या जलवायु यहाँ की मध्यम रहती है। ये ना तो अधिक गर्म होते हैं ना अधिक ठंडे होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। यानी कि समुद्र तट के पास होने के कारण यहाँ की जो हवा होती है, वायु होती है, उसमें नमी पाई जाती है और नमी पाए जाने के कारण ये स्थान आर्द्र होते हैं। विश्व के सबसे अधिक जो वर्षा है वो मेघालय में पाई जाती है। भारत में मेघालय जो राज्य है वहाँ पाई जाती है और वहाँ के जो मौसिनराम जगह है वहाँ सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है पूरे विश्व में। जबकि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जैसे राजस्थान में जैसलमेर, कई बार ऐसा होता है वहाँ पर पूरे वर्ष भर में भी वर्षा नहीं होती है कई बार।
अब इन मौसम के बारे में, ऋतुओं के बारे में पढ़ लेने के बाद में हम यहाँ जो है मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार वनस्पति किस प्रकार अलग अलग होती है, उस वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है कि प्राकृतिक वनस्पति बिना मनुष्य की सहायता के जो घास, झाड़ियाँ, पौधे, वृक्ष उगाते हैं उसी को हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, हरे घास के मैदान में खेलना सभी को अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिनको झाड़ियाँ कहते हैं, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे। इसी के अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ बहुत शाखाएं और पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम और कुछ ऐसे वृक्ष जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियां कम होती है, और जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति में शामिल किए जाने वाली किन किसको शामिल किया जाता है, तो वह है वृक्ष या पौधे और घास और झाड़ियाँ, 3 चीज़ें इसमें शामिल की जाती है प्राकृतिक वनस्पति में। और ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये भिन्न किसकी वजह से होते हैं? जलवायु की वजह से होती है। प्राकृतिक वनस्पति स्थान पर अलग अलग टाइप की पाई जाती है, तो वो विभिन्नता जो होती है वो जलवायु के कारण होती है। और साथ में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वर्षा की मात्रा भी निभाती है, यानी कि जलवायु और वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होने के कारण किसी स्थान की जलवायु के में भी अंतर होता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब है हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में। तो यह आप सभी जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और ये जो है हमारे लिए बहुत से कार्यों में काम आते हैं। पेड़ पौधे से जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम जो है श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये उसको ग्रहण करते हैं। और इस तरह से हमारे पारिस्थितिक तंत्र को, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वायुमंडल है, उसको, इकोसिस्टम को या बायोस्फीयर को संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध रखती है और इस तरह से वो क्या करती है, मिट्टी अपरदन को भी रोकने का काम करती है। तो ये है वनों के महत्व क्यों है या उसकी आवश्यकता क्यों है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कुछ कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि इस वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपयोग बताए गए हैं। और दूसरा हमें जो है, तीसरा क्या है, हमें वनों से क्या मिलती है, ईंधन मिलती है, लकड़ी, चारा और जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद और गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर है कि प्राकृतिक निवास, वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास प्रदान करती है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई है। और हमें इसके बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो बचे हुए हैं पेड़ पौधे उनकी हमें रक्षा करना चाहिए। लोगों को पेड़ पौधे के महत्व के बारे में बताना चाहिए, और हमारा फ़र्ज पड़ता है कि हम कुछ खास आयोजन, वन्य महोत्सव आदि बनाकर हम लोगों को इसमें शामिल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें और उनको अवेयर करें, जागरूकता, पेड़ पौधे के बारे में जागरूकता उनके अंदर डालें, यानी कि जागरूकता प्राप्त करें उनको, और पृथ्वी को हरा भरा हम रख सकें। इस तरह से हम लोगों को अवेयर करके, जागरूक करके हम हमारी पृथ्वी को हरा भरा रख सकें, जिससे हमारा इकोसिस्टम और हमारा जो बायोस्फीयर है वो संतुलित रह सके। और सभी जीवों, सभी प्रजातियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है संतुलन बनाए रखना, और विलुप्त होती जातियों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम वन्य प्राणी के बारे में देख लेते हैं कि वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जो जीवों का निवास स्थान होते हैं, और ये सभी को पता है और हमने अभी देख भी लिया है कि जो वन होते हैं वन्य जीवों का निवास स्थान के रूप में काम करते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जो सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी है, कीटों, कर्मिकों का निवास स्थान होता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि
कुछ वन्य जीवों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है या वहाँ पाए जाते हैं। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के जो गिर वन है वहाँ पे एशियाई शेरों का निवास स्थान है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एशियाई शेरों का निवास स्थान गुजरात के गिर में वन जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। हाथी और एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो आसाम में के जंगलों में पाए जाते हैं। और हाथी कहाँ पाए जाते हैं? केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान में यानी कि राजस्थान में पाए जाते हैं। जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जो जानवर है, बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षी की भी बहुत सी प्रचुरता पाई जाती है, यानी कि भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। और भारत में अन्य जो पक्षी पाए जाते हैं, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। अन्य बहुत से राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उनको रक्षा करने के लिए उद्यान शिकारी है उनसे पक्षियों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया जाता है। भारत में सांपों की भी प्रजातियां, सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कोबरा और क्रेत, यानी कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये अगर ये पूछ लिया जाए क्रेत क्या है, तो वो क्या है, सांपों की प्रजाति पाई जाती, यानी कि एक क्रेत एक प्रकार का सांप ही है। वनों के काटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। यानी कि वनों के काटने की वजह से और जानवरों के शिकार करने के कारण भारत में वन्य जो जीव है उनकी प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। आगे हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी देख लेते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण में हम भी अपना हाथ बटा सकते हैं। यानी कि जो वन्य जीव है उसके संरक्षण के लिए हम भी क्या कर सकते हैं, अपने थोड़ा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि जो वन्य जीवों के जो अंग है, जैसे हड्डी, सींग, पंख के बने हुए जो पदार्थ है, उनको खरीदने से हम अगर इनकार कर दें और इनकी डिमांड को हम कम कर दें, तो प्रत्येक वर्ष लोग तो क्या होगा, अगर हम इन वन्य जीवों की जो अंग है उनकी डिमांड कम कर दें तो इनकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और सप्लाई कम होने की वजह से लोग जो है वन्य जीवों को मारेंगे नहीं और इस तरह से उनका संरक्षण हो पाएगा। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है उसमें वन्य सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। और प्रवासी पक्षी क्या होते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो किसी दूसरे स्थान से भारत में आते हैं या किसी दूसरी कंट्री से मौसम परिवर्तन होने पर भारत में आते हैं। ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। इनमें कुछ पक्षी है पिनटेल, बतख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। लिटिल स्टिंट क्या है? यह सबसे छोटी पक्षी है लिटिल स्टिंट, और जिसका वजन कितना है? 15 ग्राम है। और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। इस तरह से ये बहुत सारे पक्षी हैं, पिनटेल, बतख और कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में, याद रखना, सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। इन्हीं को प्रवासी पक्षी कहा गया है। इसमें सबसे छोटी जो पक्षी है वो है लिटिल स्टिंट, जिसका वजन केवल 15 ग्राम है और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। तो इस तरह से ये आज का चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर 8 भारत में वनस्पति, जलवायु और वन्य जीवों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करे हैं चैप्टर 8 में। और आशा है आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। और
समझ में आ गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी भूगोल को कंटिन्यू रखते हुए आगे क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 इस तरह से भूगोल की बुक को, एनसीईआरटी की ये जो बुक हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे जो एग्ज़ाम पर्पज़ से जितने भी एग्ज़ाम्स लगते हैं या फिर सब्जेक्ट में भी, जैसे वो होम क्लासेस, जैसे क्लास कक्षा 6, 7, 8 ऐसी तरह की जो एग्ज़ाम लगती है, बोर्ड की एग्ज़ाम लगती है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगी। तो आशा है आप इसी तरह से हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह से हमारा जो है एजुकेशन फील्ड में जो हमारा क्रांति लाने का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में आप हमारी सहयोग करिए, ताकि सभी लोगों को ज्ञानवान बनाया जा सके, सभी लोगों को अच्छी तरह से सभी तरीके की जानकारी उपलब्ध हो सके। और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, एजुकेशन पे बनने वाले जितने भी वीडियो हैं आप सभी को प्रमोट करें और सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सके और सभी लोगों को अवेयर किया जा सके और सभी लोगों को ज्ञानवान बनाया जा सके। तो आज इतना ही, धन्यवाद।